सो आज हम अपने इस चैनल में करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की सीरीज स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो थी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रनिंग थी, तो अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस थी, तो उस एप्लीकेशंस में सारी एप्लीकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में से। सिमिलरली आपका जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में। ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम के थ्रू आप कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ को डिराइव करते हैं, कैसे उसके फोर्स को डिराइव करते हैं, आपको वो बताना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप समझे इस चीज को। तो हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें किस चीज को देखना पड़ेगा, मोमेंटम को। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P वर्ड से। ठीक है, अब हमने क्या कंसिडर किया कि हमने सपोज करो 2 बॉल्स ले ली, एक हमने क्रिकेट की बॉल ले ली, एक हमने टेनिस की बॉल ले ली। ठीक है, हम बना भी सकते हैं 2 बॉल्स। अगर हम कोई एग्जांपल देखें 2 बॉल्स का, चलिए मैं इस पेज को थोड़ा सा क्लियर करूंगी बिकॉज आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वैसे पढ़ना बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे एक मेथड अपनाना पड़ेगा। सपोज करें ये आपके पास है टेनिस बॉल, ठीक है, और सपोज करें ये आपके पास है क्रिकेट बॉल। ठीक है, अब इन दोनों में से मास आपको दिख रहा होगा कि इस क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है एज कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। ठीक है, सपोज किया हमने, डोंट लाफ ऑन दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इट मीन्स अगर हम इन दोनों को, क्रिकेट बॉल को और टेनिस बॉल को गिराते हैं, ठीक है, दोनों की दोनों सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी से नीचे गिरती हैं, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि हमें किस चीज के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब बताइए किसका मास ज्यादा है, बताइए 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 बताइए, हरी अप। क्रिकेट बॉल का। ठीक है, इस क्रिकेट बॉल का जो मास है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंटम है वो पहले फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर गया, किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। अब सेकेंड थिंग आती है, अब सपोज करिए कि हमने 2 क्रिकेट बॉल ले ली। ठीक है, अब मैं वो इसको नहीं लूंगी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अनदर रजिस्टर। हमने 2 क्रिकेट बॉल ले ली, सपोज करिए दोनों का मास सेम है, दोनों को सेम वेलोसिटी से गिराया गया नीचे। सेम वेलोसिटी से नहीं बोल सकते, दोनों को ऐसे गिराया गया, मास सेम है, ठीक है, वेलोसिटी सेम नहीं है, दोनों को ऊपर से नीचे गिराया गया, दोनों की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो फोर्स जो है वो किसके ऊपर ज्यादा रहेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर हमने डिफाइन करना है तो वो डिपेंड करती है किसी 2 क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी मैंने आपको बताई, एक तो मैंने आपको बताई मास, और एक मैंने आपको क्या बताई, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एंड मास। तो मोमेंटम जो होता है P, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है मोमेंटम का, वो क्या बनता है, P इज इक्वल टू m इंटू v। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोमेंटम। ओके, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसकी क्वांटिटी के ऊपर कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ से देखें, मास आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम प्रोडक्ट करें इन दोनों का, स्केलर और वेक्टर का, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर ऑलवेज सेज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई थिंक कि आपने ये रूल्स पढ़े होंगे वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है। ओके, अब आते हैं हम इसकी एसआई यूनिट के ऊपर। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी, मास की होती है केजी, वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड।
मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक दो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बताना चाहूंगी। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है, सपोज करिए कि एक प्लेयर है, ठीक है, कराटे प्लेयर की बात कर रहे हैं हम, वो एक ही उसमें झटके में सारी की सारी पाइल्स ऑफ टाइल्स को तोड़ देता है एक ही झटके में। ऐसा क्यों होता है? सोचो सोचो, थोड़ा सा बताइए सोच के कि ऐसा क्यों करता है। वो एकदम से उसने झटके से अपने हाथ को लेकर आया और उसकी जो टाइल थी के जो टुकड़े थे, पाइल्स ऑफ टाइल्स थी, वो क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। ऐसा क्यों हुआ? एनी आइडिया? चलिए मैं बताती हूँ। अब मोमेंटम जो है हमने कहा वो डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि कराटे प्लेयर जो है जब वो अपने हाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक आया, ठीक है, एक झटके में आया, तो उसका टाइम क्या लगा, कम, टाइम मिनिमम। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, इस फॉर्मूले से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। फोर्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई डी। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ में हम डिराइव करेंगे इसको, ठीक है। P2 माइनस P1 बाई डी, यहां से आप देख रहे हो कि फोर्स और टाइम क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर प्लेयर ने एकदम से झटके से उसको वो किया तो उसका टाइम क्या लग रहा है, बहुत शॉर्ट मिनिमम टाइम लग रहा है। अगर टाइम मिनिमम है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और अगर फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो एकदम से जब झटका लगा, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगा, तो जिसकी वजह से वो पाइल्स ऑफ टाइल्स क्या हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है और उसको चोट नहीं लगेगी। अब एक और एग्जाम्पल क्या आता है आपका कि सपोज करो क्रिकेटर जो होते हैं, बॉलर, वो अपने हाथ से, ठीक है, बॉल को यहाँ कैच ना करके उसको इतने उसमें वो करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान समझना। जो बॉलर होते हैं क्रिकेट प्लेयर में, वो यहाँ कैच ना करके अपने हाथ को यहाँ लेकर आते हैं, ऐसा क्यों, ये बताइए ऐसा क्यों। सेम ही मैं वो है, वो क्या है कि जैसे अगर यहां से पकड़ेंगे तो उनका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर उसको यहां तक लेकर आएंगे तो इट मींस उनका टाइम क्या लगा, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। टाइम इंक्रीज होने पर फोर्स क्या लगा, कम लगा। फोर्स कम होने पर मोमेंटम क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिसकी वजह से उस बॉलर को इंजरी नहीं होगी और वो इजिली क्या कर सकता है, उस बॉल को इजिली कैच कर सकता है। आई होप आपको समझ आया हो, ये मतलब कि फोर्स जो है वो P2 माइनस P1 बाई टी के इक्वल होता है, ठीक है। टाइम अगर शॉर्टर लगेगा तो फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी तो पाइल्स ऑफ टाइल्स आराम से टूट जाएंगी। लेकिन अगर वही बात अगर हम बॉलर की बात कर रहे हैं तो टाइम क्या लगा, यहाँ कम था, जहां जा क्या हो गया, ज्यादा, इतने डिस्टेंस से इतने डिस्टेंस में बढ़ गया तो टाइम ज्यादा होगा। इफ द टाइम इज मोर तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेस। इफ द फोर्स इज लेस तो मोमेंटम इज आल्सो लेस, और मोमेंटम लेस होने की वजह से क्या होगा, उस प्लेयर को, उस बॉलर को सामने से बॉल जब वो कैच करेगा तो उसको इंजरी होने के ज्यादा चांसेस है बजाय के यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ एक दो एप्लीकेशंस हैं जो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, आइस स्लैब को तोड़ने का वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कराटे प्लेयर जो है वो एक ही पायल में आइस स्लैब को तोड़ देता है, ऐसा क्यों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एक आधी न्यूमेरिकल की जो मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। सपोज करो एक कार है जिसका मास है 1500 kg, ठीक है। मास कितना देखा आपको, लेट इट बी 1500 kg। मास है आपके पास कार का 1500 kg, ठीक है। और वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड हो सकती है आपकी, 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर। पहले u कितना है आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर, और v कितना है आपके पास, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसका मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, P2 माइनस P1, ठीक है। सिर्फ मोमेंटम निकालना है, P2 माइनस P1, ये आपका चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। चेंज का मतलब क्या होता है कि सेकंड फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो। यहाँ से सबसे पहले आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। करिए 36, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में 3600, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली अगर 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 36 1 जा, 36 2 जा, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला अगेन m into v होता है, ठीक है। आप देखिए, आई एम राइटिंग हियर, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया m into v। लेकिन अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा,
इज इक्वल टू mv माइनस mu। यस और नो? इनिशियली u से चला, फाइनली v से चला। ओके, तो कितना आया आपके पास? m को कॉमन निकालिए, अंदर क्या रहेगा? v माइनस u। m कितना था आपके पास? 1500 kg था, 1500 इंटू v कितना है आपके पास? 20, u कितना है? 10। तो कितना आ गया आपके पास? 1500 इंटू 10, तो यहाँ से आ गया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ आया होगा मोमेंटम का। अगर इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किलोमीटर पर आवर में तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, और चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो P2 में से P1 को माइनस कर दीजिए। P2 नॉट दैट P2। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ हमारे डिपेंड करता है इस मोमेंटम के ऊपर ही। क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ? कि जो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force। ठीक है, इसने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड के, और जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में आपकी मोमेंटम लगेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, फोर्स क्या बोल रखा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? P2 माइनस P1 बाई टी। रेट का मतलब था डिवाइड बाय टाइम, और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया। सपोज करिए एक बॉडी है जिसका मास m है, पहले चल रही थी u वेलोसिटी से। जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। वेलोसिटी क्या होगी? v। तो यहाँ से फर्स्ट मोमेंटम कितना निकला? m1 mu। P2 कितना निकला? m इंटू v। ठीक है, आपके पास यहाँ से इसमें पुट करिए f इज प्रोपोर्शनल टू P2 कितना है आपके पास? mv। P1 कितना है? mu डिवाइड बाय टाइम t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है तो चलिए आगे। तो f इज प्रोपोर्शनल टू, m को बाहर कॉमन लीजिए, अंदर क्या रहेगा? v माइनस u बाई टी। और v माइनस u बाई टी किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। क्यों? बिकॉज v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a। v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा एक कांस्टेंट टर्म का। किसका यूज करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट टर्म का। और वो कांस्टेंट टर्म हम लेके चलते हैं, लेट इट बी k इंटू m इंटू a। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म की, तो इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। कितना देते हैं? 1 के इक्वल। तो यहाँ से f किसके इक्वल आ गया? f इज इक्वल टू m इंटू a। f किसके इक्वल आ गया आपके पास? m इंटू a। इसके बाद आप एक और चीज देखेंगे कि कैसे सेकेंड लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, और सेकेंड लॉ की हेल्प से हम थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, f इज इक्वल टू m इंटू a। तो यहाँ से अगर मुझे यूनिट बतानी है फोर्स की, तो यूनिट कितनी होगी? न्यूटन ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक न्यूटन की अगर बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? मास का कितना हो गया? 1 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स 1 किलो ऑब्जेक्ट के ऊपर, 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब हमारे पास कितनी फोर्स लगी? 1 न्यूटन फोर्स लगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कैचिंग एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल बताया था, अब देखिए इस फॉर्मूले से हमने बताया था सेम, इसी फॉर्मूले से हमने f इक्वल टू m भी निकाल दिया कि क्रिकेट प्लेयर जो है वो इजिली कैच यहाँ से ना करके यहाँ से कर सकता है। सेकंड जो है हाई जंपर के केस में, ठीक है, हाई जंपर के केस में अगर हम एक क्वेश्चन को दे दें, ठीक है, या फिर एक सिंपल सरफेस को दे दें, तो किस केस में इंजरी ज्यादा होगी? सिंपल सरफेस में, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या होगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगने की फोर्स कम लगेगा। टाइम ज्यादा हुआ, फोर्स कम हुआ, फोर्स कम होने की वजह से मोमेंटम कम हुआ, जिसकी वजह से उसको इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक सॉलिड सरफेस की बात करते हैं, जो हाई जंपर होता है, सॉलिड सरफेस पे अगर वो जंप करता है तो क्या होता है? उसका टाइम उतना ही कम लगता है।
ठीक है, टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और उसको इंजरी होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस देखें हमारे पास यूज ऑफ सीट बेल्ट इन द कार, इसका भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, किसके केस में, न्यूटन सेकंड लॉ के केस में। और क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। अब इसको फॉर्मूला को प्लीज याद रखिएगा आप। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोलता है, आपको फोर्स निकालनी है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स निकालनी है, अगर उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, और उसका मास कितना दे रखा है 6 kg, एक 6 kg मास के ऊपर फोर्स निकालनी है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है एफ का, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, एम कितना है 6, ए कितना है 4, तो कितना हो गया 24 न्यूटन आ गया आपके पास। इजियर, ये सुनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको नेक्स्ट आपको बता रखा कि एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है। फोर्स आपको दे रखा है 12 न्यूटन, और कितने केजी के ऊपर लगाया, 3 kg के ऊपर लगाया ये फोर्स। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, कितनी एक्सेलरेशन होगी, एनीवन, गुड, हरी अप। चलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ कितना है 12, मास कितना है 3, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, इस 3 को नीचे ले जाइए, कितना आएगा 12/3, तो कितना आ गया आपके पास 3 4 12, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन पार्ट है हमारा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स निकालना है टू इंपोर्ट अ कार। चलिए देखिए निकालना क्या है, आपको फोर्स निकालना है, किसी कार के ऊपर एक फोर्स निकालना है, और वो कार कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, कितने सेकंड के अंदर चल रही है, 10 सेकंड के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हुई है। इट मींस यू कितना हो गया आपके पास 0, और ये v गिवन है, और ये आपके पास क्या हो गया टाइम, t इज इक्वल 10 सेकंड। आप मास दे रखा है आपको 1500 kg, मास कितना है 1500 kg, आपको निकालना क्या, फोर्स निकालना। कैसे निकालेंगे अब आप, ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई भाई, कैसे निकाला जाए इस क्वेश्चन को, यहाँ तो हमें ए गिवन ही नहीं है, तो ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। होगी दुविधा खत्म, यस। v कितना है आपके पास 30, u कितना है 0, टाइम कितना है 10, कितना हो गया 30/10, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब a आ गया आपके पास, m है आपके पास, फोर्स निकाल सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू m इंटू a। m कितना है आपके पास 1500, a कितना है आपके पास 3, तो कितना हो गया 3 5 15, 5 4 3 1 3 4 5 6 7, आई थिंक 7500 न्यूटन। गुड, मेरा मैथ्स अच्छा है। ठीक है, तो आपके पास कितना फोर्स आएगा, भाई नहीं है मेरा मैथ्स अच्छा भाई, 3 5 15 बताते भी नहीं है आप लोग, कितना आएगा 3 1 3 1 4 4500। नाउ माय मैथ्स इज गुड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 1500 न्यूटन आ गया। तो इट मींस आपको जो ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला था वो अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी रहती है तो आप हमारे एलीट ई क्लासेस के चैनल पर या उनके ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी क्या है, eliteclasses@gmail.com, gmail.com। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, इस तरह के और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो सॉल्व करिए, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और साथ में अगर आप इसके और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स अक्सर आ जाते हैं जो आपके एक्सरसाइज में भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। तो ये आप प्लीज करिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज पूछिए। लेकिन उसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच
फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर सपोर्ट, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल रही है कि हम आगे ग्रो कर सकें और आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकें। तो इसी के साथ मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। सो बेटा प्लीज स्टे एट योर होम, स्टडी एट योर होम एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।